Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। लल्लन टॉप का वो शो जिसमें हम दुनिया भर की खबरें बताते हैं। कोरोना को लेकर हम आपको बताते रहते हैं कि देश में, दुनिया में क्या हुआ। अलग अलग शोज में दुनियादारी में दूसरे देशों का हाल बताते हैं, लेकिन आज स्थिति उलट है। आज दुनियादारी में भारत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा देश इस वक्त कोविड की सबसे बड़ी लहर का सामना कर रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज रोज़ाना यहीं पाए जा रहे हैं। संक्रमण के मामले 3.5 लाख से ऊपर चले गए हैं प्रतिदिन के, और इसीलिए आज का दुनियादारी दो मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेगा। पहला, भारत में जब कोरोना की ये स्थिति है, देश में उपलब्ध संसाधन भी कम पड़ रहे हैं, इलाज की गुहार लग रही है, तब क्या दुनिया भारत की इस स्थिति पर रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ने ज़रूरत के समय आगे बढ़कर दुनिया की मदद की, चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो, रेमडेसिविर की, या वैक्सीन के निर्यात की। दूसरा बिंदु जिस पर हम फोकस करेंगे वो ये है कि जवाबदेही और जागरूकता। हम भारत के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की खबरों से आप खूब वाकिफ हैं। आज जानेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत के बारे में क्या छप रहा है, किसे दोषी ठहराया जा रहा है, किन बिंदुओं पर बात हो रही है, क्या उस स्पेस में सिस्टम के चेहरे से नकाब उतरा है या नहीं। शुरू करते हैं दुनियादारी। पहले हिस्से में विदेश से मिल रही मदद की बात। भारत लंबे समय से अमेरिका से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट में ढील देने की गुजारिश कर रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इस बाबत ट्वीट भी किया था। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को टैग कर अपील की थी ताकि वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सके। अमेरिका ने कोरोना महामारी की शुरुआत में ही ये एक्ट लगाकर जरूरी सामानों का निर्यात रोक दिया था। पिछले हफ्ते तक अमेरिका कच्चा माल देने के लिए तैयार नहीं था। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया था कि हमारी प्राथमिकता अमेरिका के लोग हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेस में भारत के हालात पर रिपोर्ट आनी शुरू हुई, अमेरिकी सांसदों ने सरकार पर दबाव डाला। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू प्रेशर बिल्ड किया, बातचीत की, तब जाकर बाइडेन प्रशासन की नींद खुली। अब अमेरिका वैक्सीन का कच्चा माल देने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवान ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोवाल से फ़ोन पर बात की और इसके बाद अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। क्या था इस बयान में? पहली बात, अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ज़रूरी कच्चे माल के सोर्सेज की पहचान कर ली है। इसे जल्द भारत को उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के मरीजों के इलाज और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए ज़रूरी दवाएँ, टेस्ट किट, वेंटिलेटर और पीपी किट्स भी भेजे जाएंगे। अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन और उससे जुड़े संसाधन पहुंचाने के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी कि CDC, ये अमेरिका की एक मान्य संस्था है, और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, इसके एक्सपर्ट्स की टीम भी भारत में आएगी। ये टीम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और अमेरिका से मिल रही आपातकालीन मदद को जल्द से जल्द पहुँचाने में कोऑर्डिनेट करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बयान से एक लाइन उठाकर ट्वीट किया और लिखा कि महामारी की शुरुआत में अमेरिका के अस्पतालों पर दबाव था, तब भारत ने हमारे लिए मदद भेजी थी। उसी तरह ज़रूरत के वक्त हम भारत की मदद के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा एक मांग और भी है। अमेरिका के पास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक स्टॉक में रखी है। इनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। संक्रामक रोगों के टॉप विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने बताया कि इस स्टॉक को भी भारत को सौंपने पर विचार चल रहा है। अमेरिका के रुख में अचानक से आए बदलाव की वजह क्या है? इंटरनेशनल प्रेस, सांसदों का दबाव, और जानकारों का कहना है कि जब से चीन, रूस और पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की, अमेरिका इस बढ़त को रोकने की कोशिश में जुटा था। भारत को पहुंचाई जा रही मदद इसी कोशिश का नतीजा है, और इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों का भी कि यदि आप इस वक्त में हमारे साथ खड़े नहीं दिखेंगे तो भविष्य में हमारी तरफ से भी रणनीतिक सहयोग की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि एशिया में इस समय चीन के बरक्स अमेरिका जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत की कितनी इम्पॉर्टेंट भूमिका है, खासतौर पर साउथ चाइना सी और क्वाड के कंटेक्स्ट में। सच्चाई जो भी हो, ये लोगों की जान बचाने का समय है।
जितनी जल्दी से जल्दी मदद लोगों तक पहुंचे, भारत उतनी जल्दी इस अनचाहे दौर से बाहर निकलने में कामयाब होगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी भारत का हाथ पकड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा कि उनका देश कोविड-19 के साथ साझी लड़ाई में भारत के साथ कदम मिलाकर खड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि जरूरी मेडिकल उपकरणों की खेप भारत के रास्ते में है। ब्रिटेन भारत को लगभग 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स की मदद दे रहा है। इन दोनों उपकरणों की जरूरत इस दूसरी लहर में बहुत बढ़ गई है। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने हिंदी में वीडियो जारी कर भारत का सहयोग करने की बात कहा कि मुश्किल के इस वक्त में ब्रिटेन भारत के साथ है। इसके अलावा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट नाम के संगठन ने इस लड़ाई का सामना करने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया। कई जाने माने पत्रकार और ब्रिटेन के सांसदों ने सोशल मीडिया पर इसके लिए अपील भी की। तीसरा जो सहयोगी सामने आया है वो है यूरोपियन यूनियन। ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा कि हम मदद पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ज़रूरी संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ईयू भारत में ऑक्सीजन और दवाओं का स्टॉक भेज रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी यही बात कही, सहयोग की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस ऑक्सीजन भेजने के लिए तैयार है। फ्रांस के अलावा सऊदी अरब ने 80 टन ऑक्सीजन की मदद भेजी है। सिंगापुर ने भी 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं। रूस भी ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाएं भेज रहा है। इसके लिए विशेष विमान चलाने की तैयारी हो रही है। इससे पहले भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ऑक्सीजन टैंकर भारत भेजने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। 25 अप्रैल को दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइट शो में भारत का तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया और भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारत के पड़ोसी देशों ने भी हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया। चीन ने कहा कि हम भारत के साथ संपर्क में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना से बीमार लोगों की सलामती की दुआ मांगी। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन ने अपनी 50 एम्बुलेंस भी भारत भेजने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर भी भारत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ये तो हुई भारत को मिल रहे इंटरनेशनल सहयोग की बात। अब दूसरे बिंदु को खंगालते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, वहाँ कोरोना का ये जो नया म्यूटेंट है उसको लेकर क्या बात कही जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार भारत में हो रहा है। 25 अप्रैल को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर दिल्ली की तस्वीर लगाई। तस्वीर में क्या था? शमशान में जलती चिताएं, ईंट जोड़कर बनाए गए कच्चे प्लेटफॉर्म और उनके ऊपर ठंडी पड़ी राख और इनके बीच जलाने की जगह ढूंढते लोग। एनवाईटी ने शीर्षक लगाया। ये शीर्षक क्या था? एज कोविड-19 डिवास्टेट्स इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड। भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मौतों की गिनती में बेमानी। खबर के भीतर क्या था, कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। शमशानों में काम कर रहे लोगों के इंटरव्यू से पता चला कि मौत की जो असली संख्या है वो सरकारी आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। कई मामलों में परिवार वाले शर्म की वजह से कोरोना का नाम नहीं ले रहे। मौत की वजह कमजोरी लिखकर बताई जा रही। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं, देश के ज़्यादातर शहरों में यही हो रहा है। भारत पर नज़र रख रहे एक महामारी विशेषज्ञ ने तो ये तक कह दिया कि ये आंकड़ों का भी कत्लेआम है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपने संपादकीय में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। अखबार ने लिखा कि कोरोना से निपटने में भारत की विफलता का कारण मोदी का अति आत्मविश्वास है। मार्च की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। मोदी ने यह भी ऐलान किया था कि भारत महामारी से पहले के दौर में लौट सकता है। अखबार ने संपादकीय में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनावी रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए और मोदी बिना मास्क के रैलियां करते रहे। गार्जियन ने संपादकीय में सलाह दी कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गलतियां मानकर सुधार करना चाहिए। अगर वो पुराने रवैये पर कायम रहते हैं तो इतिहास उनका कठोरता से मूल्यांकन करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। वहां का एक अखबार है द ऑस्ट्रेलियन। भारत के हालात पर उसने लिखा है कि मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोकैलिप्स। मोदी की वजह से भारत कयामत की स्थिति में पहुंच गया। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी को भीड़ से प्यार करने वाला बताया। ये भी लिखा कि घमंड, उग्र राष्ट्रवाद और अफसरों की अक्षमता ने मिलकर भारत में असाधारण स्तर का संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने लिखा कि ये नरक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की विफलता ने भारत का कोरोना संकट और गहरा कर दिया। इससे पहले 22 अप्रैल को गल्फ न्यूज ने अपने पहले पन्ने पर भारत की खबर छापी और शीर्षक दिया, इंडिया गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांसों के लिए संघर्ष करता भारत। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि इस तबाही से बचा जा सकता है। संक्रमण के खतरे के बीच स्टेडियम, कुंभ और चुनावी रैलियों की भीड़ ने सब बर्बाद कर दिया। इसके अलावा बीबीसी और अल जजीरा लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। विदेशी मीडिया में सरकार द्वारा 50 से अधिक ट्वीट्स हटवाने का मुद्दा भी छाया हुआ है।
सरकार पर आरोप लगे कि जिस वक्त उसका ध्यान लोगों को बचाने पर होना चाहिए, उस वक्त वो ट्वीट हटवाने और इमेज मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार फाइनेंशियल रिव्यू का एक कार्टून भी बहुत सुर्खियों में रहा। अभी तक आप खबरें और हेडलाइन सुन रहे थे, अब कार्टून में एक मरणासन हाथी दिख रहा है। उसकी सूंड पर भारत का नक्शा दिखाया गया है। हाथी धराशायी है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी माइक लेकर बैठे हैं। इसका टाइटल है डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट, निर्बल हाथी पर सवार मौत। इस कार्टून पर भारी बहस भी चल रही है। कोई इसे भारत का अपमान बता रहा है तो कोई इसे सटीक दृश्यांकन कहकर सराहना कर रहा है। तमाम आलोचनाओं का एक जरूरी मकसद होता है, जो जवाबदेह हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। सरकार, समाज और उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रशासन के लोग, वो अपनी गलतियों को छद्म प्रचार से न ढकें। लीडर हैं तो लीडर की तरह सामने आए। लोग रहेंगे तभी लोकतंत्र रहेगा, लोग बचेंगे तभी देश बचेगा। इन गुजारिशों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारों की आंख में कितना पानी बचा है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी इराक से। राजधानी बगदाद के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक फटने से भयानक आग लगी और 82 लोग मर गए, 100 से ज्यादा घायल। आईसीयू में भर्ती कई मरीजों की जान फिर ऑक्सीजन की कमी से चली गई, जबकि कईयों की धुएं से घुटकर मौत हो गई। 25 अप्रैल की सुबह तक आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने हेल्थ मिनिस्टर को निलंबित कर दिया, आगे की जांच के आदेश दिए। सिविल वॉर और भ्रष्टाचार से जूझ रहे इराक में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। फिलहाल वहां रोजाना 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी सुर्खी पेरू से है। पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कोरोना वैक्सीन की खुराक ली थी और तब पेरू में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे। तब विस्कारा पर आरोप लगा कि उन्होंने रसूख का इस्तेमाल कर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ही वैक्सीन लगवा ली। इस आरोप पर संसद में सुनवाई भी हुई थी। 17 अप्रैल 2021 को संसद ने विस्कारा पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस अवधि में वो किसी पब्लिक पोस्ट पर नहीं बैठ सकते। उनसे पहले हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को भी वैक्सीन स्कैंडल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। मार्टिन विस्कारा मार्च 2018 से नवंबर 2020 तक पेरू के राष्ट्रपति रहे। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था। तीसरी सुर्खी सिंगापुर और हांगकांग से जुड़ी है। सिंगापुर और हांगकांग के बीच 26 मई से क्वारंटीन फ्री ट्रैवल शुरू करने का ऐलान हुआ है। शुरुआत में नियम कड़े रखे गए हैं। शुरुआती 2 हफ्तों तक दोनों तरफ से डेली एक फ्लाइट उड़ान भरेंगी। एक फ्लाइट में अधिकतम 200 यात्री। हांगकांग से उड़ान भरने वालों के लिए वैक्सीन जरूरी है। दोनों तरफ के यात्रियों को 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। अराइवल पर भी टेस्ट किया जाएगा। सभी यात्रियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हम सब आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी, कि जहां नॉर्मलसी लौट रही है वहां किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।